नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता के आगे की धाराओं के बारे में जानेंगे। अध्याय 12 का वीडियो चल रहा था जिसमें कि हम लोगों ने सेक्शन 164A तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के विजिट करिए और सारे वीडियोस को देखिए। ये वीडियोस आपके किसी भी एग्जाम जिसमें कि लॉ का कोई ना कोई पार्ट पूछा जा रहा हो काफी उपयोगी साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में एक बहुत अच्छी घोषणा है आप लोगों के लिए जो आपके लिए सुखद साबित हो सकती है। तो देखते हैं अध्याय 12 के आज के इस वीडियो में हम लोग 165 से लेकर के 176 तक की धाराओं के बारे में सीखेंगे। क्या कुछ कहता है ये धाराएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको वादा करता हूं कि आप इन सारी धाराओं को फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। पहली धारा है 165 पे आते हैं। 165 में है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। मतलब कि सबसे पहली जो धारा है 165 वो क्या देता है, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। मतलब कि यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी से मतलब है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस अधिकारी या थाने का भारसाधक अधिकारी किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी नहीं करती है। तो कोई भी पुलिस अधिकारी जिस भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में उसे लगता है कि किसी प्रकार के किसी स्थान की तलाशी करनी आवश्यक है, तो वह उस स्थान की तलाशी ले सकता है। और आपको बता दें कि यह तलाशी किस आधार पर लेगा, तो इसमें यह बताया गया है कि तलाशी जो है वो सेक्शन 100 जो सीआरपीसी है उसमें जो प्रावधान वर्णित किए गए हैं उन्हीं प्रावधानों के तहत वो इसकी तलाशी भी लेता है। तो हम लोगों ने 165 को देखा जिसमें कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी है। वही 166 आइएगा तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, पुलिस थाने के भारसाधक कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा करते हैं। मतलब कि अब मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी है जो थाने का भारसाधक अधिकारी है, जो भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी जगह पर है, तो वो क्या करेगा, उस अधिकारिता क्षेत्र वाले थाने के पुलिस अधिकारी या भारसाधक अधिकारी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप जो है उस स्थान की तलाशी कर दे और उस तलाशी की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का एक रिपोर्ट हमारे पास दे दे। तो ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में इन दोनों चीजों का वर्णन है। लेकिन आगे के क्लॉज में यह कहता है कि अगर वह थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसा नहीं करता है या उस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, अन्वेषण अधिकारी को ऐसा लगता है कि वह विलंब करेगा और जो चीज उसे तलाशी में चाहिए वह नहीं मिल पाएगा, तो वह खुद भी जाकर के जो भी स्वसंगत कानूनी प्रक्रिया है और धारा 100 को पूर्ण रूप करते हुए, मतलब 100 का अनुपालन करते हुए उस स्थान की तलाशी ले सकता है। और उसकी एक सूचना जो है किसको, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में वो ऐसा करने जा रहा है उस थाने के भारसाधक अधिकारी को दे देगा। तो यह भी एक लीगल प्रोसीडिंग्स है, यह भी एक लीगल कार्यवाही के तहत आता है। तो इस तरह से यह 166 भी इंपावर करता है कि अगर वह उसके थाने के भारसाधक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं है लेकिन उस क्षेत्राधिकार से बाहर का है, तो वह उस क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी को पहले रिक्वेस्ट करेगा। अगर वो ऐसा कर देता है तो बिल्कुल सही है, नहीं करता है तो हमें अंततः क्या है कि कानून का यह काम है कि कानून की रक्षा करना और जो भी अपराधी है उसे अपराध की सजा दिलाना। तो उसके तहत वो अपना कार्यवाही करेगा, वह स्वयं जाकर के वहां पर उसका तलाशी लेगा और तलाशी ले करके उन चीजों को जो है इत्तला करते हुए जो है वहां धारा 100 का अनुपालन करते हुए तलाशी लेगा, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के पास उस तलाशी की रिपोर्ट को भेज देगा। आपको एक चीज यहाँ बता दें कि जो तलाशी का अगर जो भी रिपोर्ट बनाया जाता है, तो अगर किसी के घर की तलाशी लिए हैं तो उसको तलाशी की भी कॉपी चाहिए होगी, तो वो पुलिस अधिकारी उसे नहीं देता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन करने के बाद उसे वो कॉपी मुफ्त में मिल जाती है। तो हम लोगों ने 165 और 66 को कवर कर लिया है। 167 अब कहता है कि जब 24 घंटे के भीतर जो है अन्वेषण न किया जा सके तब प्रक्रिया। ऐसा तो संभव है ही नहीं कि किसी भी केस को 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया जाए। मान लीजिए एक बृहद केस है, किसी का मर्डर हुआ है, तो ये कभी भी, बहुत ही रेयर केस में यह संभव होगा कि 24 घंटे में उसको पूरी तरीके से केस को सॉल्व कर दिया जाए। तो इसलिए कानून हर तरीके का प्रावधान देती है। प्रावधान यहाँ पर दी है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण न किया जा सके तो प्रक्रिया किसमें है, ये 167 धारा में वर्णित है। इससे पहले भी हम लोगों ने
24 घंटे का जिक्र देखा है। आपको एक खूबसूरती बता दें कि सीआरपीसी में कहीं पर भी समय का अगर कोई प्रावधानिक रूप कहा गया है कि कोई भी तलाशी, कोई इंक्वायरी जो है उसके लिए क्या है, उसमें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की प्रक्रिया, तो ये हमेशा 24 घंटे ही है, कहीं पर डिफर नहीं हुआ है। लेकिन आप वहीं पर देखेंगे एनडीपीएस एक्ट में यह बदल जाता है, वहां 24 घंटे की जगह 48 से 72 घंटे तक का भी समय का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि धारा 57 में तो लिखा है कि कोई भी जो है 24 घंटे के अंदर आपको उसके मजिस्ट्रेट के पास जो है, जो भी अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट है उसके पास अभियुक्त को लेकर के जाना है। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखा है कि जब 24 घंटे के भीतर जो है अन्वेषण नहीं हो पाएगा तो प्रक्रिया क्या होगी। यहाँ प्रक्रिया यही होगी कि मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। मजिस्ट्रेट दो चीज वहां कर सकता है, या तो पीसी कर दे या तो जेसी कर दे। अब आप कहेंगे कि सर ये पीसी जेसी क्या है, तो दैट इज पीसी दैट मींस पुलिस कस्टडी एंड जेसी दैट इज जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दो चीज हो सकता है। तो यहां पर आपको प्री के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, मेंस के हिसाब से जो सेक्शन 167 जो है 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है पीसीएस में और पूरा एक्सप्लेन करके उसको लिखना होता है। लेकिन प्री में आपको बस इतना चीज ध्यान रखना है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण नहीं हो सकता है तो मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में दे सकता है। तो पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम जो है वो 15 डेज का पुलिस कस्टडी हो सकता है। 1 घंटे से लेकर के 1 मिनट से लेकर के जो भी कहिए, मैक्सिमम उसका बार फिक्स किया गया है 15 डेज का पुलिस कस्टडी का। बट जुडिशियल कस्टडी का जो है 2 बार फार्मा किया गया है, मतलब 2 पार्ट कर दिया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज 90 डेज, मतलब जब गंभीर अपराध हो, हत्या हो और हत्या का मामला हो, तो इस तरीके का जो गंभीर अपराध हो उसमें क्या है 90 दिन तक का मिलता है। लेकिन उससे थोड़ा सा कम, जिसमें कि 10 साल से कम तक की सजा है, उसमें 60 दिन तक का जुडिशियल कस्टडी का प्रावधान है। अब आपके मन में एक जहन में सवाल उठता होगा कि ठीक है, जुडिशियल कस्टडी तो दे दिया गया, 15 डेज दिया गया पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी 16 डेज, आइदर 90 डेज, दो कोई भी हो सकता है। लेकिन मान ले कि 90 डेज में भी कंप्लीट नहीं हो पाता है इन्वेस्टिगेशन, तो क्या होगा? खूबसूरती यही है कि यह कानून बताता है कि अगर 90 दिन तक में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है तो जो अभियुक्त है वह बेल का अधिकारी हो जाता है। मतलब वह बेल का डिमांड कर सकता है और उसे बेल मिल भी सकता है, उसे बेल मजिस्ट्रेट देता भी है। लेकिन वह बेल सशर्त होता है कि जब भी आपको पुलिस कार्रवाई, जब भी आपको कोर्ट में आपका जो डेट होगा वहां पर आप पहुंचेंगे, या जब भी आपको कहीं पर भी बुलाया जाएगा इस केस से संबंधित, तो आप यथाउचित समय पर वहां पर उपस्थित होंगे। तो संभवतः आप, आशा करता हूं कि आप धारा 167 भी समझ गए होंगे कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो क्या कार्यवाही की जाती है। आगे देखेंगे 168 में क्या है। 168 है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी। थोड़ा सा शब्दों को देख लेंगे ना, कानून या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़िए, शब्दों को बहुत गौर से देखिएगा। शब्द अपने आप में सब कुछ बयां करते हैं। तो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट, यहां यह धारा इसलिए आ गया क्योंकि यहां जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है वह इस रिपोर्ट को तैयार नहीं कर रहा है, वह इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर रहा है। तो कोई अधीनस्थ अधिकारी मतलब उससे नीचे के रैंक का अधिकारी जो एलिजिबल है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अगर कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या होगा, हमेशा ये कानूनी प्रक्रिया है कि अपने सीनियर मोस्ट को, मतलब उस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस रिपोर्ट को सौंपेगा। तो ये हो गया आपको 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट कहां दिया जाएगा, थाने के भारसाधक अधिकारी के पास दे दिया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको एफआर भी बोल देते हैं कभी कभार, फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से। जो 173 है उससे यह भिन्न है। 173 चालान, उसे चालान कहते हैं, तो उसके आगे हम देखेंगे। लेकिन यहां पर इसे बोलचाल की भाषा में एफआर दे दिया, उसको जो है सबमिट कर दिया गया, उसको इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया मिली थी अन्वेषण अधिकारी को, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। आगे आके देखें तो 169 कहता है, सेक्शन 169, कि मान लीजिए कि जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। मतलब कि अब थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसा लगता है कि ये जो केस है, इस केस में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल रहा है या पर्याप्त साक्ष्य होने की संभावना नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वो ऐसा कर सकता है कि वह उसे स्यूरिटी सहित या स्यूरिटी रहित, मतलब विद और विदाउट स्यूरिटी जो है वो क्या करेगा, उसको, उस अभियुक्त को छोड़ देगा। लेकिन वो
श्योरिटी में, और उसमें यह लिखा रहेगा कि जब भी आपको बुलाया जाएगा यथा समय पर आपको उपस्थित होना के लिए आप बाध्य है। तो ये हो गया जब साक्ष्य अपर्याप्त हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप आएंगे 170 में कहता है जब साक्ष्य पर्याप्त हो तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। सीधा सीधा बोल रहा है कि 170 में यह होता है कि जब थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसा लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त है तो वो क्या करेगा, उसे अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा अभियुक्त को, और उसका समय अनुकूल जो भी है 24 घंटा है, तो आपको पता है 24 घंटे के अंदर अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के पास जो है उसे भेज दिया जाएगा। तो ये धारा 170 बताता है। आगे आते हैं 171 जो धारा है, इसमें क्या कहता है, परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। मतलब कि दोनों जगह न है, न किया जाना। इस धारा को पढ़ते ही मुझे फिल्म के सारे सीन याद आ गए कि अक्सर आप फिल्मों में देखा करते हैं कि अभियुक्त को लेकर के पुलिस तो कोर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन विटनेस को कोई बाहर से ही उड़ा ले जाता है, अगवा कर लेता है, छुपा लेता है, या बाध्य करने के लिए उसके परिवार वाले को किडनैप कर लेता है। तो मुझे लगता था और मैं सोचता भी था कि भाई पुलिस क्यों नहीं लेके जाती है, जब वो उस विटनेस है तो उस विटनेस को अपने साथ रखना चाहिए कि भाई एक विटनेस अगर हट जाता है या एक विटनेस को हम कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो सारी मेहनत पर जो है पानी फिर जाता है पुलिस के, और वो इन्वेस्टिगेशन में वो अभियुक्त जो है छूट भी जाता है। ऐसा क्यों नहीं करती है पुलिस? जब मैं इन सीआरपीसी से होकर के गुजरा तो मुझे यह पता चला कि सारा फंडा 171 में आकर के छिपता है, और 171 यह कह रहा है कि चाहे वो कंप्लेनेंट हो, चाहे कोई साक्षी हो, विटनेस हो, उसको पुलिस के साथ नहीं जाना है, उसे पुलिस अपने साथ नहीं ले जाती है, ना ही पुलिस उसको अवरुद्ध कर सकती है। और यही चीज जो है, इसका फायदा कहीं ना कहीं फिल्मों में अक्सर मैं देखा हूं, या आप भी देखे होंगे कि इसका फायदा जो है अभियुक्त उठाते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ याद रखने के लिए आपको बताएं कि आप इस तरीके से विजुअलाइज करके याद रखें कि जो भी विटनेसेस होंगे और जो कंप्लेनेंट होंगे वो पुलिस अधिकारी के साथ जो है जाने की अपेक्षा नहीं किया जाएगा, और ना ही उसको अवरुद्ध करके रखा जाएगा। तो आशा करता हूं 171 समझ गए होंगे। आते हैं 172 है अन्वेषण की कार्यवाहियों की डायरी, जिसे कि केस डायरी सीडी भी कहा जाता है, सीडी भी कहा जाता है। केस डायरी में क्या होता है, केस डायरी में पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपने दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं, कार्यों और जो भी चीज साक्ष्य या कुछ भी चीज होता है, जो भी गतिविधि होती है, उन सारी गतिविधियों को केस डायरी में वह दर्ज करता है। केस डायरी ज्यादा मोटी भी हो जाती है तो उसे फाइलिंग दे करके 1, 2, 3, 4 नंबर भी दे दिया जाता है, और इस तरीके से उसे जमा किया जाता है। बता दें कि केस डायरी का साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, सवाल प्री में पूछ लिया जाता है। पीसीएस जुडिशियरी में आपके भी एग्जाम में जो आरपीएफ एलडीसी का एग्जाम आता है उसमें भी पूछ सकता है। तो केस डायरी जो है कभी भी साक्ष्य के तौर पर प्रयुक्त नहीं होता है। और आपको ये बता दे कि इस केस डायरी को ना तो अभियुक्त पढ़ सकता है, ठीक है, और ना ही उसको पढ़ने के लिए वह किसी से जब मजिस्ट्रेट से मांग सकता है। लेकिन इस केस डायरी को पुलिस अधिकारी जो है मेमोरी रिफ्रेशर जिसको कहते हैं, स्मृति ताजा करना, एविडेंस एक्ट में हम लोग उसे देखेंगे 159 में, वैसे वो डिफाइन किया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो स्मृति ताजा करने के लिए पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट से आग्रह करके इस केस डायरी को वो देख सकता है। होता है एक पुलिस अधिकारी के पास 100 तरह के केस होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उन्हें कि किस केस में क्या क्या था, सब चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह छूट यहाँ पर दी गई है कि पुलिस अधिकारी उस केस डायरी से स्मृति ताजा कर सकता है, मेमोरी रिफ्रेशर कर सकता है। लेकिन ये किसी भी तरीके से जो है क्या कहा जाए, साक्ष्य के तौर पर जो है ट्रायल में कभी भी प्रयुक्त नहीं होगा। आगे देखते हैं 173 की धारा में है कि अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। अब क्या है, अन्वेषण समाप्त हो गया, पूरा तीर तड़ांग जो भी करना था पुलिस अधिकारी को उसने कर लिया, इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्यों को इकट्ठा कर लिया, सारे चीजों का रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट को अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के पास जो है
एक चालान के तौर पर भेज देगा कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें पाई हैं और इन सारी चीजों के तथ्यों पर जो भी उनका अपना मत होता है, चाहे अभियुक्त पकड़ा जाए या अभियुक्त दोषी साबित हो या अभियुक्त दोषी साबित नहीं होता है, जिस भी तरीके का है, वो सारी चीजें वो इसमें 173 के तहत जो है सबमिट कर देता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 173। 174 में क्या है? 174 है आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। अगर सिंपल वे में कहें तो 174 को पंचनामा भी कहते हैं। अब बता दें कि यहाँ पंचनामा का मतलब ये नहीं कि 5 आदमी का नाम हो, 5 आदमी का सिग्नेचर हो। दिस इज बैड कॉन्सेप्ट। ये जो है ये बैड कॉन्सेप्ट है कि पंचनामा मतलब 5 आदमी का। तो ये पंचनामा नहीं है, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। जब पुलिस अधिकारी को अननेचुरल डेथ, किसी के सुसाइड का या किसी भी प्रकार के डेथ का, मान लीजिए कहीं पर भी रेल में गया, रेल में कट गया या रेल से गिर करके कहीं पर रन ओवर हो जाता है, इस तरह का केस हो जाता है, तो उसको सूचना मिलती है तो पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है। आप देखते होंगे कि वो सारी तरीके का रिपोर्ट बनाती है। उसमें कितने चोट के निशान थे, घाव थे, क्या था, किस कंडीशन में था, सर किधर था, पैर किधर था, ये सारी चीजें, मतलब कि कहते हैं उसको यथा स्थिति जो है, स्थिति को अपने रिपोर्ट के तौर पर लिखता है वो सारी चीजों को। आप फिल्मों में देखे होंगे कि अगर कोई सुसाइड करता है कूद करके, तो आपको वहां पर पूरा बैरिकेटिंग करता है, जिस तरह आदमी गिरा होता है उसको चौक आउट करता है, उस पर चौक पर निशानी लगाता है और उन सब चीजों को देखता है। दैट इज 174। सेक्शन 174 में यही है, आत्महत्या आदि पर जो है पुलिस अधिकारी का जांच करना और रिपोर्ट देना 174 में है। अब ये रिपोर्ट बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे 175 की जरूरत होती है। 175 के तहत वो क्या करता है, वह वहां पर जो है जितने भी विटनेस को लेता है, कोई भी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस वहां पर लेता है और उस विटनेस से साइन कराता है। लेकिन अगर आप उस विटनेस के तौर पर वहां बनते हैं, मान लीजिए आपने किसी डेड बॉडी को देखा, आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस रिपोर्ट करने पर आपके उस स्थान पर पहुंचती है, हालिया सूर्या हालत देखती है और हालत देखने के बाद सारा रिपोर्ट बनाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद आपसे एक सिग्नेचर कराती है, वही है 175 उसे इम्पावर्ड करता है पुलिस अधिकारी को, वहां पर वो आपसे विटनेस पर लेता है। और जब भी इस केस की कोई भी डेट होती है या किसी भी प्रकार का कुछ कार्य होगा, तो उसके लिए उसे उस डेट पर पहुंचना आवश्यक है। तो ये 175 हो गया। और लास्ट 176 में है मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, जो है मजिस्ट्रेट जो है कब इम्पावर्ड होगा। तो 176 को हम लोगों ने देखा, जिसमें कि मजिस्ट्रियल पावर के बारे में बताया गया कि मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट किस प्रकार से कार्यवाही कर सकता है, चाहे वो 170 हो, ठीक है, चाहे वो और भी कोई धारा हो, 170 के क्लॉजेज में जो भी धाराएं हो, तो इन सब चीजों के लिए जो है वह मजिस्ट्रेट किस तरह से इम्पावर है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 165 से लेकर के 176 तक के धाराओं को कवर कर लिया है। एक बड़े पार्ट को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपके लिए जो घोषणा है कि लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी के तहत से मैं आपके तरफ एक घोषणा कर रहा हूं कि इस घोषणा में कि आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए एक वेबसाइट बनाई जा रही है। आप उस वेबसाइट पर फ्री और पेड दोनों टेस्ट दे सकते हैं। आपके लिए सभी तरह की सुविधा रखी गई है। कोशिश यह करूंगा कि जैसे भी हो आपको सफल करना है। मेरा मकसद बस इतना है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, और उस सफलता के लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, जिस तरीके का मेहनत करना पड़े, वो सारा मैं करूंगा। क्योंकि कहते हैं जीतने के लिए जज्बे और हौसले की जरूरत होती है। सहारे वो खोजा करते हैं जो कमजोर हुआ करते हैं। तो मैं आपके लिए सारे तरीके अपना दूंगा जिससे कि आप जीते। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अंत में वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।